बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेनम पार्ट 2। इस कहानी की शुरुआत होती है 1996 से, जहां पर हमें अनाथाश्रम में यंग क्लेटस को दिखाया जाता है। यहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम फ्रांसिस है। फ्रांसिस उसे बताती है कि उसकी म्यूटेशन पावर लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और फ्रांसिस को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। क्लेटस हेल्पलेसली फ्रांसिस को खिड़की से देखता रहता है। वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता और जब फ्रांसिस को रास्ते में गाड़ी से ले जा रहे होते हैं तभी वो अपनी सोनिक पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। उसकी सोनिक स्क्रीम से पुलिस ऑफिसर पैट्रिक के कान पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। उसे लगता है कि वो उन पर हमला करेगी, इसीलिए वो उस पर गोली चला देते हैं, जो गोली फ्रांसिस के आंख में लगती है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो मारी गई, लेकिन वो अब भी जिंदा होती है और इसके बाद उसे एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जिसे रेवनक्रॉफ्ट कहा जाता है। ये एक असाइलम है जहां पर उसकी सभी पावर्स को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर एडी से वही इंस्पेक्टर जिसने फ्रांसिस की आंख पर गोली मारी थी, जिसका नाम पैट्रिक्स है, वो एडी से कहता है कि तुम जाकर क्लेटस से बात करो, क्योंकि वो तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करना चाहता। एडी उसकी बात मान जाता और जेल में क्लेटस से मिलने के लिए जाता है। क्लेटस एडी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक इंटरव्यू लो, जिसमें मैं अपनी जिंदगी के सारे राज बता दूंगा। मैं बताऊंगा कि मैंने इतने सारे कत्ल क्यों किए। एडी क्लेटस से पूछता है कि तुम मुझे क्यों बताना चाहते हो। क्लेटस कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद एडी को दीवार पर जो उसने कुछ चित्र बनाए होते हैं उन सभी चित्रों को दिखाता है। एडी देखता है कि वहां पर कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं, कुछ ग्रेव्स बनी हुई है। एडी उन सब को देखकर वहां से निकल जाता है। बाहर डिटेक्टिव पैट्रिक्स भी होता है। पैट्रिक्स उससे पूछता है कि उसने क्या कहा। एडी कहता है फिलहाल कुछ नहीं, और इसके बाद वो घर आ जाता है और वेनम की मदद से उन सभी चित्रों को एक बार फिर से ड्रॉ करता है जो उसे क्लेटस ने जेल में दिखाए थे। उन चित्रों को, उन मैसेजेस को डिकोड करने के बाद इन्हें एक लोकेशन का पता चलता है और जब पुलिस उस लोकेशन पर जाती है तो वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। ये उन लोगों की बॉडीज होती है जिन्हें कभी क्लेटस ने मारा था। क्लेटस के खिलाफ आज तक कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए क्लेटस को सजाए मौत नहीं हुई, लेकिन अब उसके खिलाफ सभी सबूत हैं, इसीलिए गवर्नमेंट उसे सजाए मौत दे देती है। और इस बारे में फ्रांसिस को भी पता चल जाता है, जो आज भी असाइलम में है। अब एडी ने इस पूरे केस का भांडाफोड़ किया होता है, इसीलिए एडी रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। इसके बाद एडी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिससे उसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी, वो मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे बताती है कि मेरा जो नया बॉयफ्रेंड है, जो कि एक डॉक्टर है, उससे उसकी एंगेजमेंट हो गई है। वो एडी को ये भी बताती है कि उसे पता है कि वेनम आज भी उसके अंदर है। एडी को उसकी एंगेजमेंट से बहुत दुख होता है। इसके बाद एडी अपने घर वापस आ जाता है, जहां क्लेटस ने उसके लिए एक मैसेज कार्ड भेजा होता है। इसमें क्लेटस ने लिखा होता है कि मैंने अपने पूरे परिवार को मारा। इसके बाद मुझे एक अनाथ आश्रम भेजा गया जहां पर सभी बच्चे मुझे परेशान करते थे, लेकिन वहां पर मेरी मुलाकात फ्रांसिस से हुई। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन आज मुझे तुम्हारी वजह से सजाए मौत मिल रही है। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। एडी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो उससे मिलने के लिए जेल में जाता है, जेल में क्लेटस एडी को बहुत उल्टा सीधा करता है। दरअसल वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। ये कहीं ना कहीं उसकी चाल होती है। उसके अंदर जो वेनम है उसे भी गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो उसके शरीर से निकलकर उस पर हमला कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर क्लेटस उसके हाथ में काट लेता है। तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो अपने साथ एडी को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लेटस ने जो उसके हाथ में काटा होता है, वेनम का यानी कि सिम्बॉयड का एक टुकड़ा उसके मुंह में रह जाता है, जिससे वो निगल जाता है। अब एडी अपने घर आता है और वेनम से लड़ना शुरू करता है। वो कहता है कि अगर तुमने क्लेटस को मार दिया होता तो इसका इल्जाम मेरे ऊपर आता, पुलिस मुझे पकड़ लेती। यहाँ पर वेनम और उसके बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं और गुस्से में वेनम उसके शरीर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। वही हमें जेल में दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेटस को इंजेक्शन देकर मारा जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके अंदर जो सिम्बॉयड होता है वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। वो इंजेक्शन को अपनी बॉडी में नहीं लगने देता और अब क्लेटस का रूप पूरी तरह से बदल जाता है और ये होता है कार्नेज। यानी कि जिस तरह से एडी के शरीर में वेनम है, उसी तरह से क्लेटस के शरीर में अब कार्नेज है। कार्नेज यहाँ पर कई लोगों को मारकर बहुत सारे कैदियों को छुड़ा देता है और खुद जेल से निकल जाता है। वहीं एडी को ये बात पता चल जाती है कि क्लेटस जेल से भाग चुका है और अब डिटेक्टिव पैट्रिक्स एडी के पास आता है और वो एडी से कहता है कि आज तक तुम एक ऐसे इंसान हो जो उससे मिला है और तुमसे मिलने के बाद वो जेल से भाग गया। इसके पीछे हो ना हो तुम्हारा ही कुछ हाथ है। लेकिन एडी को कुछ भी समझ में नहीं आता।
वहीं क्लेटस को दिखाया जाता है जिसके अंदर अब कार्नेज है। जिस तरह से एडी से वेनम बात करता है उसी तरह से कार्नेज भी क्लेटस से बात करता है और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक और सिम्बायोट है और वो है वेनम। अगर किसी तरह से वेनम को खत्म कर दे तो पूरी दुनिया पर इनका राज होगा। लेकिन सबसे पहले क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस को छुड़ाना चाहता है, इसीलिए वो उस असाइलम की तरफ निकल पड़ता है जहां पर फ्रांसिस को बंदी बनाकर रखा गया है। वही एडी को दिखाया जाता है जो उस अनाथाश्रम में पहुंच जाता है जहां पर कभी क्लेटस और फ्रांसिस रहा करते थे। यहां पहुंचने के बाद उसे दीवार पर क्लेटस का और फ्रांसिस का नाम खुदा हुआ दिखता है। वो यहां से डिटेक्टिव को कॉल करता है और बताता है कि हो ना हो क्लेटस अब फ्रांसिस के पास जाएगा। दरअसल इसी डिटेक्टिव ने आज से कई साल पहले फ्रांसिस की आंख में गोली मारी थी और इसे आज भी ये लगता है कि फ्रांसिस मारी जा चुकी है, लेकिन वो आज भी जिंदा होती है। वही क्लेटस को दिखाया जाता है जो फ्रांसिस तक पहुंच जाता है और उसके अंदर जो सिम्बायोट होता है जिसका नाम कार्नेज है वो उसे फ्रांसिस को भी दिखाता है और इसके बाद कार्नेज की मदद से वो फ्रांसिस को यहाँ से निकाल कर ले जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा भी करते हैं लेकिन कार्नेज सभी पुलिस वालों को मार देता है और सबको अब ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा काम एडी का है। इसीलिए डिटेक्टिव एडी को अरेस्ट कर लेता है। एडी के अंदर अब वेनम नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से भाग नहीं सकता। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और जब वो उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे बताता है कि मेरे अंदर वेनम नहीं है, तुम जाओ और वेनम को ढूंढ कर लाओ। शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो क्लेटस कर रहा है और अगर हमें क्लेटस को रोकना है तो हमें किसी भी तरह से वेनम को वापस लाना होगा। वहीं दूसरी तरफ वेनम को दिखाया जाता है जो एक के बाद एक कई शरीर बदलता है लेकिन वो किसी भी शरीर में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता। वो कई दिनों से भूखा भी होता है, इसीलिए वो उस शॉप में उस शोरूम में जाता है जहां पर अक्सर एडी उसे लाया करता था। इस शॉप की जो ओनर होती है वो वेनम को जानती है। वेनम उनसे खाने के लिए चॉकलेट मांगता है और अब एडी की गर्लफ्रेंड भी इस शॉप में पहुंच जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि हो ना हो वेनम यहाँ पर जरूर आएगा और वो शॉप की ओनर से बात करती है और वो बताती है कि एडी को वेनम की जरूरत है और उस वक्त वेनम उसी शॉप की ओनर की बॉडी में होता है और फाइनली वो मान जाता है कि वो एडी से मिलने जाएगा क्योंकि वो खुद भी एडी को बहुत मिस कर रहा होता है। और इसके बाद वो एडी तक पहुंच जाता है और जब एडी के पास वेनम वापस आ जाता है तो वो जेल से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेटस और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जिनके सामने कार्नेज है। कार्नेज कहता है कि अब मैं किसी भी तरह से वेनम को खत्म करना चाहता हूं ताकि पूरी दुनिया पर मेरा एकमात्र राज हो। वहीं अब डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो पूरे शहर में एडी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने क्लेटस आ जाता है। वो क्लेटस पर गन तान देता है लेकिन क्लेटस के अंदर जो कार्नेज है वो बाहर आ जाता है जो डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। वहीं हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो एडी के घर जाती है लेकिन एडी उस वक्त घर पर नहीं होता। उसे वहां पर एडी की एंगेजमेंट रिंग मिलती है जो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी। यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो भी होती है और जब फ्रांसिस को फोटो मिलती है तो वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे एक इनविटेशन देती है कि हमारी शादी में जरूर आना। और अब ये बात एडी को पता चल जाती है। वही हमें क्लेटस को और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो एक चर्च में होते हैं। दोनों की दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव और एडी की एक्स गर्लफ्रेंड को भी बंदी बनाकर रखा गया होता है और अब एडी भी इस जगह तक पहुंच जाता है। उसके अंदर इस वक्त वेनम है। वेनम उसके शरीर से बाहर आ जाता है। वेनम को देखकर कार्नेज भी बाहर आ जाता है और जैसे ही वेनम कार्नेज को देखता है तो वो वापस एडी के शरीर के अंदर चला जाता है। एडी उससे पूछता है कि क्या हुआ। वेनम उसे बताता है कि ये रेड कार्नेज है, ये बहुत ही तेज चालाक और शक्तिशाली होते हैं, इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। एडी वेनम से कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मेरे शरीर से बाहर आ जाओ, इसके बदले तुम कभी भी किसी को भी खा सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वेनम बाहर आ जाता है और अब वेनम के बीच में और कार्नेज के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन कार्नेज वेनम से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए वेनम के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। यहाँ पर जो फ्रांसिस होती है उसके पास सुपरसोनिक साउंड की पावर है, वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है जिससे कार्नेज को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा तेज वाइब्रेशन से ये आग से सिम्बायोटिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इसीलिए यहाँ पर कार्नेज को प्रॉब्लम होती है। साथ ही चर्च में जो बहुत बड़ा घंटा होता है वो भी बजना शुरू हो जाता है जिसके साउंड से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है, जिस वजह से कार्नेज और वेनम अपने होस्ट की बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं। पर जैसे घंटे की आवाज शांत होती है ये दोनों के दोनों एक बार फिर से अपने होस्ट की बॉडी में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं और अब कार्नेज यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड को लेकर ऊपर जाता
जाता है, वेनम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाता है। वेनम एडी से कहता है कि कार्नेज से जीतना आसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब यहाँ पर जो फ्रांसिस होती है वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, इसीलिए कार्नेज उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह दबाना शुरू करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब क्लेटस जिसके अंदर कार्नेज है वो देखता है तो वो अपने अंदर से कार्नेज को निकलने के लिए कहता है, लेकिन अब कार्नेज का पूरा कब्जा उसकी बॉडी में है। वो चाहकर भी कार्नेज को अपनी बॉडी से नहीं निकाल सकता। वही वेनम पत्थरों के नीचे से अपने आप को निकाल लेता है। कार्नेज जिसके पास एडी की गर्लफ्रेंड है वो उसे ऊपर से नीचे छोड़ देता है, पर इससे पहले कि वो जमीन पर गिरकर मर जाती, वेनम उसे पकड़कर बचा लेता है। पर अब कार्नेज वेनम के सामने आ जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। उसके जो स्पाइक्स होते हैं वो उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। पर तभी फ्रांसिस एक बार फिर से होश में आ जाती है। वेनम उससे उसके सुपरसोनिक साउंड को निकालने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करती, कार्नेज उसे नीचे धक्का दे देता है और जब वो नीचे गिर रही होती है तो वो बहुत तेज से चिल्लाती है, जिससे इतनी जोर से सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है कि चर्च का घंटा और दीवारें गिरने लगती है और इन दोनों की बॉडी के अंदर जो सिम्बॉइड्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। और इससे पहले कि एक बार फिर से कार्नेज क्लेटस की बॉडी पर अपना कब्जा करता, एडी की बॉडी के अंदर वेनम आ जाता है और वेनम उस कार्नेज को खा जाता है, साथ ही वो क्लेटस को मार देता है। और अब कार्नेज, क्लेटस, फ्रांसिस सब के सब मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है। एडी वेनम के साथ यहाँ से निकल जाता है। दोनों की दोनों छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वेनम एडी को कहता है कि हम सब के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, मैं तुम्हें सिम्बियोटिक यूनिवर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पर टीवी फ्लिकर होने लगता है और ये ट्रांसपोर्ट होकर होटल के एक रूम से दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टीवी पर स्पाइडरमैन की न्यूज आ रही होती है। जहाँ पर जे जॉनसन टीवी पर दुनिया को बता रहा होता है कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है, यानी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, यानी कि वेनम भी अब स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का हिस्सा बन चुका है। इस कहानी का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये थी पूरी कहानी वेनम 2 की। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।